आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया कोई वीडियो नहीं आई। आप भी जो है वो बोल रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आगे जो है आगे के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 20 के बाद जो है वो हम फिर बैकवर्ड चलेंगे, मतलब पीछे से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो 27th चैप्टर, जो कि आपके फ़िज़िक्स का लास्ट चैप्टर है न्यू बुक का, सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के न्यू बुक का वो लास्ट चैप्टर। इसके न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह ताला हम आज सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूले का पेज खोल लिया था, क्योंकि आपको पता है विदाउट फार्मूला जो है वो न्यूमेरिकल को करना मुश्किल होता है। तो मैंने फार्मूले का पेज ही आपके सामने खोल लिया है और पहले इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम जो है न्यूमेरिकल्स की तरफ बाकायदा इंशाल्लाह ताला बढ़ेंगे। तो 27 चैप्टर न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, जो कि फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का लास्ट चैप्टर है। और फिर इसी तरीके से ऑनवर्ड हम 26, 25, 24 फिर 22 और 21 तक जाएंगे। इस तरीके से इंशाल्लाह 23, 22, 21 इसी तरीके से बैकवर्ड हम चलेंगे खैर से। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द तमाम वीडियोस अपलोड कर दूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यही है, 27 चैप्टर यूनिट नंबर 27 न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड न्यूमेरिकल्स का। तो इसके टोटल 4 फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स जो आपने याद करने होंगे। तो एन ऑफ टी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं एक एक करके इन फार्मूलाज को डिस्कस कर लेता हूँ। एक सबसे पहला फार्मूला है ये, एन ऑफ टी इज़ इक्वल टू एन ओ या एन नॉट भी आप इसे बोल सकते हैं, 1/2 टी अपॉन टी हाफ। अभी इसमें सब किसको क्या बोलते हैं वो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। पहला तो हो गया फार्मूला, दूसरा फार्मूला क्या है, लैम्डा इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये 0.693 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद कर लिएगा। आप ऐसे ही न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ये 0.693 कैसे आए या जब थ्योरी डिस्कस करेंगे उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, नाउ थर्ड वन जो कि है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला BE का, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है डेल्टा mc², जैसे E इज इक्वल टू mc² होता है आइंस्टाइन इक्वेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला आइंस्टाइन ने बताया था। तो उसी फॉर्मूले का बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m × c², ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट जो कि चौथा फार्मूला है, जो कि है एक्टिविटी का फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू लैम्डा n, ठीक है। अभी इसमें ज़रा देख लेते हैं इसमें किसको क्या बोलते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो सबसे पहले तो NO जो है वो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। तो ये जब फार्मूला का न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा NO कैसे था। इनिशियल बस याद रखिएगा, इनिशियल नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसी तरीके से N ऑफ T क्या है, ये N ऑफ T हमारे पास है नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम, किसी भी टाइम पर या किसी भी वक्त पर जो है नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा ये अभी आपको बस याद रखना है। बाकी में जब इंशाल्लाह न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाएगी N ऑफ T किसे लेना है, NO क्या किसको लेना है, ठीक है। तो टी हाफ तो आपको पता है ये हाफ लाइफ है, ठीक है। लैम्डा जो है ये, अब लैम्डा आपको पता है, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, वेवलेंथ को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लैम्डा जो है डी के कांस्टेंट है, ठीक है। इसका यूनिट ये होता है सेकेंड इन्वर्स। इसी तरीके से टाइम स्मॉल टी जो है वो टोटल टाइम है, BE जो है वो बाइंडिंग एनर्जी है, डेल्टा M मास डिफेक्ट है, ठीक है। और A जो है वो एक्टिविटी है, जिसे बैक्यूरल्स इसका यूनिट है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है बाइंडिंग एनर्जी जो है वो जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो EV लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी ली जा सकती है, जूल्स में भी ली जा सकती है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा ये भी चले मैं न्यूमेरिकल जब सॉल्व करूँगा उस वक्त ये आपको बता दूंगा। तो टोटल स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज हैं 4 और ये इसका डिस्कशन था। अब हम बढ़ते हैं बाकायदा न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स फिर हम आ गए हैं भाई न्यूमेरिकल की तरफ, और ये सब सॉल्यूशन न्यूमेरिकल की आपके सामने स्क्रीन में आ रही है। तो मैं आपको एक एक करके ज़रा न्यूमेरिकल बता देता हूँ। वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने ये सोचा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है तो इसलिए, और मैंने आपको बताया भी था, स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया था कि आप जो है मतलब न्यूमेरिकल जो है वो बस सॉल्यूशन भी दिखा सकते हैं आप हमें, बाकी सॉल्यूशन देख के हम खुद भी समझ सकते हैं। और तो ये सारी सॉल्यूशन है, टोटल 7 न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में।
एंड ऑफ चैप्टर में। बाकी तो आपकी जो है एग्जाम्पल्स हैं तो वो इंशाल्लाह अलग से डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो है वो हमारे पास फ़िज़िकल क्लास में तो मैं आपको सब बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। तो न्यूमेरिकल जो है वो इसके टोटल 7 है और ये इनके सामने सॉल्यूशन आई हुई है। कुछ में मैंने डाटा बना के खाली सॉल्यूशन मतलब डाटा बना के सॉल्यूशन आप पे छोड़ी हुई है, वैसे तो सबको इधर मैंने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ज़रा पहला वाला न्यूमेरिकल बस ऐसे ही आपको बता दूँ जल्दी से, ताकि डिस्कशन जो है वो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर यही है। ठीक है, तो इन 90 डेज़, अब 90 डेज़ से मुराद है 90 दिन। तो टोटल टाइम हमारे पास गिवन है 99 डेज़, सॉरी भाई 9.0 डेज़ है, तो 9 डेज़ हो गया ये। द नंबर ऑफ़ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेज 1/8, नंबर ऑफ़ रेडियोएक्टिव डिक्रीजेज 1/8 द नंबर प्रेजेंट इनिशियली। अब देखें टोटल एन ऑफ टी जो है वो 1/8 है, 1/8 है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियर प्रेजेंट इनिशियली। तो इनिशियली वाला हमें पता है एन ओ होता है, एन नॉट भी जिसे हम बोलते हैं, और एन टी एक्स की वैल्यू असल में गिवन है। एन टी की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 1/8 का मतलब है 1/8 ऑफ एन ओ। ठीक है, तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी ये वाली ना। तो इनिशियल तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर डिक्रीज कम हो रहा है, 1/8 हो रहा है किसका, नंबर ऑफ इनिशियली जो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर है। ठीक है, तो अच्छा जी, एक तो ये टोटल टाइम आपके पास गिवन है, इसको सबको बैक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास टोटल टाइम गिवन है, दूसरा एन ऑफ टी है जो कि 1/8 ऑफ एन ओ है, और आपको पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द हाफ़ लाइफ, यानी हाफ़ लाइफ बतानी है। अच्छा, हाफ़ लाइफ बतानी है इन डेज़ में। अच्छा, इस चीज़ का फ़र्क आ सकता है इस न्यूमेरिकल में, हो सकता है बोर्ड में आपसे सवाल पूछे तो इन सेकंड्स में बोल दें, तो उससे ये होगा कि आपको ये जो नंबर ये टोटल टाइम गिवन है ये आपको सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। अभी जो है वो आप टाइम को सेकंड्स में चेंज नहीं करिएगा क्योंकि हमें हाफ़ लाइफ डेज़ में ही बतानी है। सही है, तो सबसे पहले तो आपको पता है एन ऑफ टी की बात की गई है, तो एन ऑफ टी का ये फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, टी एन ऑफ टी एन ओ 1/2 टी ओवर टी हाफ। तो असल में हमें रेशो गिवन है, देखिए एन ऑफ टी अगर गिवन है तो ये एन ओ नीचे आएगा इधर, इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये जो चीज़ है इससे मैंने ये चीज़ निकाल ली है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे भी यही करा हुआ है, सॉल्यूशन में भी यही करा हुआ है इस स्टेप में मैंने। ठीक है, एन टी अपॉन एन ओ कर दिया, इस एन ओ को नीचे लेके चलेगा इसके, तो एन टी अपॉन एन ओ कर दिया इक्वल टू 1/2 टी हाफ, और फिर एन टी अपॉन एन ओ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि 1/8 है। बाकी ये वाली चीज़ ऐसी आ गई, टी की जगह 9 पुट कर दिया बस। ठीक है, देखें यहाँ पे टी की जगह 9 पुट कर दिया। ओके, उसके बाद फिर दायरा मैथमेटिक्स अप्लाई हुई है। यहाँ से आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो आपको ये सब बातें समझ में आ जानी चाहिए कि 1/8 को हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि बेसिस सेम हो जाए। 1/2 और 1/2 सेम हो गया तो सिर्फ हम पावर्स को लिख देंगे, ये 3 पावर है, ये 9/t हाफ पावर है, ये ऐसी आ गई। ठीक है, और फिर इसको टी हाफ को उधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, टी हाफ की वैल्यू आ गई। आई होप सो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़ाहिर है ये काम जो है वो सब आप बच्चों को समझ में आना ही चाहिए सेकेंड ईयर लेवल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास द फॉस्फोरस। अब ये P3215 ये फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, आइसोटोप्स ऑफ फॉस्फोरस एज अ हाफ लाइफ। अब इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 114.28 डेज़। अब डेज़ में गिवन है, इसे मैंने सेकंड्स में चेंज कर लिया। ठीक है, क्यों करा, क्योंकि अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ द डी के कॉन्स्टेंट, डी के कॉन्स्टेंट यानी लैम्डा मालूम करना है। आगे लिखा हुआ है इन यूनिट्स ऑफ सेकेंड इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स के यूनिट में मालूम करना था इस वजह से। तो डी के कॉन्स्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला है 0.693 टी हाफ, अभी आपने पढ़ा, और 0.693 को डिवाइड कर देंगे टी हाफ सेकेंड्स वाली वैल्यू से। ठीक है, और ये डेज़ को सेकंड में कैसे चेंज करना है ये सब आपको पता ही है ऑलरेडी, और फिर आपको आपने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करा तो ये बुक वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे जो सवाल लिखा हुआ है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 3। बाइंडिंग एनर्जी हमने मालूम करनी है, जो कि ई से भी शो कर सकता हूँ, और फॉर्मूले के पेज में क्योंकि मैंने बी लिखा हुआ था तो बी से भी हम इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी को ई से भी शो कर सकते हैं, बी से भी शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये हमें मालूम करना है। अच्छा, एक्चुअल मास, यानी एक्चुअल मास जो है लिथियम का वो कितना है? एक्चुअल मास असल में एटॉमिक मास जो कि है हमारे पास 7.016003। ये यू जो है आपको पता ही है एटॉमिक मास यूनिट होता है, AMU भी लिख सकते हैं इसकी जगह हम। इस यू, ये जो यू है इस यू की जगह हम AMU भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और बाकी मास ऑफ, अच्छा इस न्यूमेरिकल में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है मिसिंग है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था सवाल में, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको गिवन ही होगा, ऑलमोस्ट आपको याद नहीं करनी है वैल्यूज़। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है सवाल में, अदरवाइज सॉल्यूशन इसकी मुश्किल हो जाएगी, सॉल्व हो नहीं पाएगा ये। तो आई होप तो आपको समझ में आ गई होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, मैंने यहाँ पे BE लिखा है और यहाँ पे E भी लिखा है, तो इससे घबराइएगा नहीं, बनाए मेहरबानी। ठीक है, तो एक ही बात है ये, तो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ भी आप BE लिखें। ठीक है, तो मैं एडिट करना भूल गया, वरना मैं लिख चुका होता है यहाँ पे। तो खैर, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा MC²। ये इक्वेशन 1 बन गई, क्योंकि अभी हमें मास डिफेक्ट नहीं पता। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस एक्चुअल मास। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट की बात की गई है तो उस एलिमेंट का एक्चुअल मास लेंगे। तो अभी लिथियम की बात की गई थी, जो उसका एटॉमिक मास यानी एक्चुअल मास। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का अपना फार्मूला होता है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 2 बना ली। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे आएगा? एटॉमिक नंबर यानी Z को मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो आप देखें, अब ये एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये कैसे आएंगे? ये बचकाना बात इधर से पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था, नीचे वाली चीज़ को जो भी नीचे वैल्यू लिखी होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, ऊपर वाली एटॉमिक मास होती है। तो एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे लिथियम का 3 है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। इसी तरीके से अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे आया है? तो ये फार्मूला आपको याद होगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं एटॉमिक मास माइनस द अमाउंट ऑफ एटॉमिक, सॉरी गलत बता रहा हूँ, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं एटॉमिक मास यानी 7 माइनस द अमाउंट ऑफ एटॉमिक नंबर। तो A माइनस Z ये आपने फार्मूला 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो कि बहुत बार इस्तेमाल किया होगा आपने चैप्टर नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला चैप्टर जो था उसमें। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। तो n, क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? 7 है, और माइनस Z की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 7 माइनस 3 इज़ 4। तो यहाँ पे जो मैंने ये जो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो मैंने 4 लिखा हुआ है, ये कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन जो है आप स्टूडेंट्स जो है आप देख लें खुद ही, क्योंकि यहाँ से इसके बाद जो है सब समझाना बेकार है, टाइम वेस्ट होगा और वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो आप खुद देख लीजिएगा। हाँ, इसमें एक बात मैं ज़रूर बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया हुआ था, तो एक इस चीज़ का ज़रा ध्यान रख लिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास असल में मास डिफेक्ट जो आएगा वो एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। ठीक है, तो जब एक एटॉमिक मास यूनिट, ये चीज़, ये वैल्यू आपने याद रखनी है, एक एटॉमिक मास यूनिट में 931.494 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर C² होता है। ठीक है, तो एक U यानी एक एटॉमिक मास इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने देखें जब बाइंडिंग एनर्जी, तो मास डिफेक्ट आ गया, मास डिफेक्ट को जब हमने वैल्यू इधर पुट करी 931.494 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² मल्टीप्लाई बाय C², ये वाला C² है फॉर्मूले का। तो C² से C² कैंसिल हो गया, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस सिर्फ इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर आ जाएगा। और ये बुक में आई थिंक इसका आंसर 39 कुछ दिया हुआ है, तो सही आंसर इसका ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी ही इसमें भी मालूम करनी है, इसमें भी बाइंडिंग एनर्जी ही मालूम करनी है। अब सॉरी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज़
ये इतनी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। व्हाट इज़ द मास डिफेक्ट आपसे पूछा है, और एटॉमिक मास यूनिट में आपसे मास डिफेक्ट पूछा है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना, ये आपको ज़रा पता होना चाहिए ये बात, क्योंकि पहले हम एटॉमिक मास यूनिट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहे थे, अब हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एटॉमिक मास यूनिट में जाएंगे। तो आपको पता है वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा था, तो डिवाइड करेंगे सिंपल। तो यही वाली कहानी यहाँ पे हुई हुई है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला है, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट मालूम करना है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसी तरीके से हमने वैल्यूज़ पुट करी और फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर यानी 225 को डिवाइड कर दिया हमने 931.494 से, तो यहाँ पे 0.2415 यू में आंसर आ गया, जो कि हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। बुक में भी यही आंसर है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो न्यूमेरिकल नंबर 4 ये है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 5 है, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। और फिर अच्छा इनकी आप ज़रा देख लें, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है और फिर बच्चों का इंटरेस्ट गायब हो जाता है, तो ज़्यादा सॉल्यूशन मिल गई तो फिर आप खुद समझ भी सकते हैं। और मैंने इस ट्राई भी ऐसा ही करा है इसको सबको सॉल्व करने का, कि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ कोई मुश्किल काम नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो ऑलरेडी आपको पता है, ये उसमें बुक में आंसर ही इसका गिवन है। मज़ीद इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम वैसे ही ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तब कर लेंगे, तो मसला नहीं है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 7 जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये भी देख लीजिएगा आप। आसान न्यूमेरिकल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे असल में हमारे पास एयर्स में गिवन था, एयर्स में गिवन था, तो एयर्स को मैंने कैसे चेंज करा है सेकंड्स में वो भी देख लीजिएगा। इसी तरीके से यू गिवन में था, यू गिवन था तो इसको हमने ग्राम में चेंज करा। ये बात ज़रा आप ध्यान में रख लीजिएगा कि 1 ग्राम, यहाँ पे मैंने ये बात लिखी नहीं है, लेकिन ये असल में आपको याद रखना है कि जैसे 1 यू 931.494 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के बराबर होता है, इसी तरीके से 1 यू जो है 1 यू यानी एक एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम्स के बराबर होता है, इतने ग्राम्स के बराबर होता है 1.660539 एक्सपोनेंट माइनस 24। तो 59.939 ये जो इतना यू है ये कितने ग्राम्स के बराबर होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ये जो कैलकुलेशन हुई है। आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी कि कन्वर्जन की है। इसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास असल में मास भी ग्राम में गिवन था, तो मैंने इस वाले मास को यानी ये जो हमारे पास कैपिटल एम है जो कि हमारा मॉलिक्यूलर मास है, इसको भी मैंने ग्राम्स में ही लेकर आया, एटॉमिक मास यूनिट से इसको हटा दिया। सही है। तो आई होप सो आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अब जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला वीडियोस अपलोड करा करूँगा, ताकि आप लोगों को जो है जल्दी इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल सारे कवर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।